हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपकी टेक्स्ट बुक का एकदम न्यू चैप्टर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज चैप्टर नंबर 6, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम इसका शॉर्ट फॉर्म में बीआरएस कहते हैं। एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करो तो इस चैप्टर का वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स। ठीक है। एंड किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे मैम बीआरएस में से? तो अकाउंट्स का जो आपका पेपर है ना वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर होता है एंड इसमें थियोरी के क्वेश्चंस आना बहुत ही रेयर होते हैं। तो आपको आपके जो प्रोफेसर होंगे वो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं उससे ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन पे जज करना चाहेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। अब ठीक है, हमें पता चल गया कैसे, ऑब्जेक्टिव प्लस प्रैक्टिकल सम्स। आपका मैथ्स का जो पेपर होता है ना बिल्कुल वैसे ही होगा, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स प्लस प्रैक्टिकल सम्स होते हैं एंड यहाँ पे कैलकुलेशंस प्लस फॉर्मेट बेस्ड काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैथ्स। मैथ्स में स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको वर्किंग नोट्स जर्नल एंट्रीज के मार्क्स मिलते हैं। पूरा क्वेश्चन करेक्ट जाएगा तो मार्क्स मिलेगा ऐसे नहीं है, एक एंट्री करेक्ट की तो एक एंट्री का जितना मार्क्स होगा उतना आपको मिलता है। तो बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग बनाते क्यों है। ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी। ये है मिस्टर एक्स, ठीक है, और इनका एक बिजनेस है। इनके बिजनेस में एक स्ट्रिक्ट रूल है कि जो भी कस्टमर इनको पैसे लाइक सेल्स होगा तो उनको अगर पेमेंट करना होगा ना तो स्ट्रिक्टली वो कैश में करना है। ठीक है, ओनली कैश ओनली। इन्होंने अपने दुकान के बाहर ही लिख दिया कैश ओनली। ठीक है, और दूसरी जगह पे है मिस्टर वाई। ये अपने बिजनेस में कैश, कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर यूपीआई, ये सारे मोड्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, किसका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा वो मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि कई बार ऐसा होगा कि अगर क्रेडिट पे, चलो कैश की बात तो कुछ नहीं, कैश में जो भी ट्रांजैक्शन होगा जैसे सेल होगा वैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर सपोज मिस्टर वाई ने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है, ठीक है, और क्रेडिट पे गुड्स सेल करने की वजह से उनको 2000 सपोज 5000 का इन्होंने सेल किया है, जिसमें 2000 कस्टमर ने उनको इंस्टेंट पेमेंट कर दिया वाया यूपीआई। ठीक है, और जिसकी जैसे कस्टमर के पास उनकी यूपीआई आईडी आ गई, अब बाकी बचे जो 3000 थे वो कस्टमर को विद इन 15 डेज देना था। तो कस्टमर के पास में थोड़े कैश के कुछ इशू थे, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, 12th डे पे इन्होंने इसी यूपीआई आईडी पे जाके अपने हिस्ट्री पे ट्रांजैक्शन में चेक किया और जो यूपीआई आईडी मिस्टर वाई की थी उस पे 3000 पे कर दिया। ठीक है, एंड देन सब्सिक्वेंटली कस्टमर डिड नॉट इन्फॉर्म मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर वाई को इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने वो सोचा कि पेमेंट कर दिया, मिस्टर वाई के पास आ गया होगा क्रेडिट का मैसेज तो हो गया सेटल, बट नहीं। तो 15th डे पे क्या होता है ना, लाइक प्लस 3 डेज लेटर मिस्टर वाई ने ना उनको एक रिमाइंडर भेजा कि भाई देखो आपका 3000 आज ड्यू है, प्लीज मेक द पेमेंट। कस्टमर ने बोला ये कैसी बात हुई, मैंने तो 12th डे पे कर दिया था, आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए कि हम लोग अच्छा रिलेशन बनाएंगे, फ्यूचर में और क्रेडिट पे आपको पूछ देंगे। आप तो मुझे उल्टा ये बोल रहे हो कि 15th डे आ गया 3000 पे करो। तो कस्टमर ने मिस्टर वाई को ने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा कि मैंने 12th डे पे ही ट्रांजैक्शन कर दिया था, आपके पेमेंट्स मैंने कर दिए हैं। तो मिस्टर वाई को रियलाइज हुआ कि जो पेमेंट मुझे 12th डे पे रिसीव हुआ था वो मेरे पास रिकॉर्डेड ही नहीं था, लेकिन मेरे पास रिसीव तो हो गया था। तो इसलिए मिस्टर वाई ने सोचा कि मैं मेरे बैंक का पासबुक और कैश बुक को हर वीक में टैली करूंगा, देखने के लिए कि क्या मेरे कैश बुक में जितने पैसे बैंक बैलेंस दिखा रहा है उतना ही बैंक बैलेंस है या उससे ज्यादा है। तभी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मिस्टर जो कस्टमर है उन्होंने 3 दिन पहले ही पे कर दिया था। तो इसकी वजह से आया हमारी दुनिया में कॉन्सेप्ट व्हिच इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आओ चलो आगे टेक्स्ट बुक से देखते हैं कि है क्या ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है,
तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपका चैप्टर नंबर 6 है। इंट्रोडक्शन में वही अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब करते हैं, ये आप बस एक बार रीड कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई भी चैप्टर पढ़ते हो ना, तो लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ो, बट मैं आपको एकदम ब्रश अप करा रही हूँ विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है? क्योंकि हमारे चैनल का ही मोटो है क्लैरिटी दैट ब्रिंग्स स्कोर्स। तो इंट्रोडक्शन पे तो कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, बट मैं आपको बोलूंगी कि आप फर्स्ट टाइम जब ये चैप्टर वीडियो देखने के बाद रीड करोगे, सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, तो हर एक चीज, मैं तो स्टूडेंट्स को ये भी बोलती हूँ कि ये भी रीड करो, आप चैप्टर का कंटेंट भी रीड करो, फिर कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट भी रीड करो, फिर आपके दिमाग में फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है टेक्स्ट बुक का, यहीं से तो क्वेश्चन आ जाए, मुझे आइडिया है कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। माय डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक के आउटसाइड कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आपको टेक्स्ट बुक ही रेफर करना है। आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ो या स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में पढ़ो, ठीक है? तो आई जस्ट सजेस्ट कि आप इंट्रोडक्शन को एक बार रीड कर लेना, ठीक है? इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर टाइप ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? अगर आप कभी भी बैंक गए होगे तो आपको पता चला होगा कि आप अगर कैश डिपॉजिट करना चाहते हो ना बैंक में, तो वहाँ जो बैठी कस्टमर एग्जीक्यूटिव है ना, वो आपको बोलेगी मैम यस सर प्लीज फिल इन द पेन स्लिप। तो वो कुछ नहीं होता है, एक ऐसा स्लिप होता है, ठीक है? उसमें एक छोटा पार्ट होता है, एक बड़ा पार्ट होता है। यहाँ पे किस अकाउंट में डाला है, किस तरह का अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, जिस भी तरह अकाउंट, सेम डिटेल्स यहाँ पे ब्रॉडर साइड पे भी होती है। लेकिन यहाँ पे एक अलग तरह का डब्बा दिया होता है, उसमें लिखना होता है अगर कैश आप जमा करवा रहे हो तो डिनोमिनेशन बाइफर्केशन, कि 500 के नोट्स कितने हैं, फिर 100 के नोट्स कितने हैं, 10 रुपए के नोट कितने हैं, तो ये सब आपको बाइफर्केट करना होता है और फिर नीचे डिपॉजिटर का साइन करना होता है, ठीक है? और कुछ नहीं। तो ये होता है आपका पेन स्लिप। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैंक डॉक्यूमेंट की। ये लिखा है पेन स्लिप इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट हैंड साइड इज केप्ट विद द बैंक और लेफ्ट हैंड साइड आपको एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिपॉजिट दिया जाता है। तो वो जो स्लिप होती है ना, बड़ी डॉक्यूमेंट लाइक पेन स्लिप पेज होती है, उसको फाड़ के वो जो राइट हैंड साइड है ना, वो बैंक रख लेता है एंड लेफ्ट हैंड साइड आपको देते हैं, ठीक है? और इसका इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटीज यू कैन स्किप बट रीड, ठीक है? एक बार तो आपको अपने लाइफ में ही रीड करना ही, ठीक है? नेक्स्ट कंटेंट, एग्जाम में कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि पेन स्लिप पे किस तरह का कंटेंट होता है, बिल्कुल नहीं। आप अगर घर पे अपने मॉम डैड, हाँ यहाँ पे देखो फॉर्मेट दिया है, तो ये होता है ऐसा, यहाँ पे डॉटेड लाइंस होते हैं फाड़ने के लिए, ठीक है? तो ये सेम डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी होती है, देखा? आपको सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, ओडी, सीसी, आरडी अकाउंट, वो सब आपको लिखना होता है। फिर नाम किसके, फिर मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, इन केस अगर कुछ इशू होता है तो किस पे कांटेक्ट करेंगे हम लोग। फिर चेक अगर आप दे रहे हो तो फिर अगर मेरे पास एचडीएफसी का चेक है तो मैं यहाँ पे एचडीएफसी लिखूंगी, फिर यहाँ पे कितनी अमाउंट का चेक है, फिर इसके पीछे डिटेल्स होते हैं चेक की, कि चेक नंबर क्या है, फिर ड्रॉवी का अकाउंट क्या है, तो वो सब आपको डिटेल्स भरना होता है और कुछ नहीं। बस ये याद रखो, वो तो स्लिप पे भी लिखा होता है वैसे, कि पैन कार्ड नंबर इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी अगर आपका डिपॉजिट इज मोर देन 50,000, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं। एंड आई डोंट थिंक आज के ज़माने में हम ये पेन स्लिप यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत रेयर ही है, क्योंकि मैंने बैंक, मुझे खुद बैंक गए हुए बहुत टाइम हो गया है एंड यूपीआई के आने के बाद, कार्ड्स आने के बाद तो बिल्कुल नहीं, बहुत ही रेयर होता है। तो वैसे विड्रॉल स्लिप, विड्रॉल एक तरह का नीचे फॉर्मेट दिया होगा, हाँ, कैश विड्रॉल स्लिप। तो यहाँ पे किस ब्रांच में किस डेट पे आप पेमेंट निकाल रहे हो, सिर्फ किसके अकाउंट से आप पैसे निकाल रहे हो, क्या है उसका अकाउंट नंबर, फिर इसके बाद उसका नाम क्या है एंड देन अमाउंट क्या है, और अकाउंट होल्डर की साइन शुड मैच विद द डेटाबेस। अगर मेरा साइन ऐसा है तो ऐसा मैच होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे बैंक ऑफिसर साइन करेगा कि हाँ हमने पेमेंट इशू किया। फिर बैंक पासबुक कैसे दिखता है, ये सब आप रीड करो, ये सब रीड के लिए एक बार तो आपको रीड करना ही है, ठीक है? बैंक पासबुक कैसे दिखता है, तो डेट, पर्टिकुलर्स, चेक नंबर, अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट डिपॉजिट, बैलेंस, सिग्नेचर, इनिशियल्स। तो ये बहुत ओल्ड है, आजकल बहुत रेयर ही होगा कि किसी के घर में पासबुक और वो पासबुक पे आप एंट्री करवाने बैंक जाते हुए। इजी वन क्लिक पे आपको एचडीएफसी बैंक तो आपको हर महीने मंथली स्टेटमेंट वाया ईमेल भेज देती है। फिर व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज पे आपको वन क्लिक पे ही आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिल जाती है, पेटीएम से मिल जाता है, फिर आप जो भी यूपीआई ऐप यूज़ करते हो उससे आपको स्टेटमेंट मिल जाता है। तो दिस इज़ वेरी रेयर कि आप बैंक में जाके अपने पासबुक अपडेट करवा रहे हो।
बैंक स्टेटमेंट एज अ सेड कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आप अपना सबमिट करना होता है। तो ये बस आप एक बार रीड कर लेना, दिस इज ओनली फॉर रीडिंग, ठीक है ना, ओनली फॉर रीडिंग। फिर बैंक एडवाइस क्या होता है, एक लेटर सेंड बाय बैंक टू कस्टमर टू इन्फॉर्म देम अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक। तो हम ना जब बहुत पहले मतलब 2024-25 की बात है, चेक बाउंस होता था। आज के ज़माने में तो यूपीआई कर देते, सब ऑनलाइन पेमेंट होता है। चेक उस ज़माने में स्कूल फीस हम लोग देते थे। तो स्कूल फीस में क्या होता था ना कि अगर आपके बैंक अकाउंट में एप्रोप्रिएट बैलेंस नहीं है, तो वो चेक डिसऑनर हो जाता था। उसको लोकल लेमन लैंग्वेज में चेक बाउंस हो गया ऐसा बोलते हैं लोग, ठीक है। ये बैंक एडवाइस बस एक मैसेज एसएमएस के फॉर्म में आता था कि आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है, और बैंक ने डिसऑनर की वजह से थोड़े चार्जेस कट किए हैं, क्योंकि इनका टाइम वेस्ट हुआ इसलिए। ये इतना फॉर्मेट में आपके घर पे कब किस ज़माने में डिपॉज़िट होता था, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बैंक एडवाइस बहुत रेयर होता है एंड बड़े ट्रांज़ैक्शंस में होता होगा। अगर स्कूल फीस 25,000 का होता है, तो उसमें आई डोंट थिंक सो दे इश्यू अ बैंक एडवाइस। मीनिंग एंड डेफिनेशन ये भी आप एक बार रीड कर लेना इन द बुक्स ऑफ बिज़नेस कैश बुक, इन द बुक्स ऑफ बैंक्स पासबुक। नीड क्या है, डिफरेंस देखो, टाइम डिफरेंस होता है। उन्होंने 12th डे पे अपना पेमेंट कर दिया था, 15th डे पे पता चला। या एरर्स एंड ओमिशन मेड बाय बिजनेसमैन या बैंक, तो एरर्स भी पता चलते हैं। ये बस आप एक बार एग्जाम्पल के फॉर्मेट के लिए रीड कर लेना, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। हम लोग एग्जाम्पल में अपने सम्स में देखेंगे, वहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, तो वहां पे अमाउंट्स के साथ होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग ना एक फुल स्टॉप, यहाँ पे ना हम लोग एक फुल स्टॉप बनाते, ठीक है, क्योंकि मेरे को आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है क्रेडिट और डेबिट का, जो इतना इजी नहीं है समझना, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो काफी लाइक आप 12th में चले जाओगे फिर भी शायद अगर आपको प्रोफेसर ने नहीं पढ़ाया होगा तो आपको नहीं समझेगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। तो जब भी आपके बिजनेस में कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ता है, तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि डेबिट तब हम लोग करते हैं जब असेट, बैंक बैलेंस कैश आपका असेट है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन हम लोग क्रेडिट कब करते हैं? जब उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। लेकिन बैंक के केस में, ये आपके बिजनेस के केस का मैंने बताया, बैंक के केस में क्या होता है, जब आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है तो बैंक उसे क्रेडिट करती है। इसलिए आपको मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ ₹30,000, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ ₹30,000। तो डेबिट तब करते हैं जब वो लोग बैलेंस, हमारा अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम होता है। एकदम सिंपल सा रीजन है, देखो, बैंक अकाउंट में हमारा जो पैसे पड़े हैं वो बैंक को हमें रिटर्न करना है, तो बैंक की वो क्या है, लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी। तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हम बैंक क्या करेगी, उसको क्रेडिट करेगी। और जब लायबिलिटी कम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, तो बैंक उसको डेबिट करती है। बस इतना से ही एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मैं जब आगे समझ करवाऊंगी तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि स्टूडेंट सोचे कि इसको डेबिट क्यों किया, इसको क्रेडिट क्यों किया है, इसको ऐड क्यों किया और इसको लेस क्यों किया। तो ये आपको इसका रेलेवेंस क्या है ये आपको सम्स में पता चलेगा। तो क्विकली हम लोग आगे बढ़ते हैं विथ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो हम है बिजनेस, हमने क्रेडिट पे कुछ परचेज किया होगा, और जब हमने क्रेडिट पे परचेज किया होगा तो पेमेंट के लिए हमने क्या किया, चेक इशू किया है। और जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग अपना बैलेंस कम दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअली क्या मेरे बैंक से पैसे कटे हैं क्या, मेरे बैंक से पैसे कटे हैं नहीं, क्योंकि क्रेडिटर ने अब तक वो चेक जमा ही नहीं करवाया। और मुझे क्या पता कि क्रेडिटर उसको 3 महीने बाद जमा करवाए, 3 महीने तक तो करवाना ही होगा उसको, 3 महीने के बाद करवाएगा तो चेक एक्सपायर हो जाएगी। तो सपोज वो 2 ढाई महीने के बाद करवा रहा है, मैंने तो एंट्री पास कर दी, बट क्या बैंक के पासबुक में वो रिफ्लेक्ट होगी क्या, नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंस आएगा मेरे बैंक बैलेंस में बिजनेस के और मेरे बैंक के पासबुक के बैलेंस में, है ना। सिमिलरली चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, हमने अपने बिजनेस में चेक रिसीव किया
अपने बिजनेस में हमने रिकॉर्ड कर दिया कि हाँ इस क्रेडिटर से इस डेटर से हमको पैसे मिल गए, लेकिन बैंक में अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, तो एक्चुअल बैलेंस रिफ्लेक्ट हुआ क्या? नहीं। तो फिर से डिफरेंस आएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है ये मैं आपको सम्स में बताऊंगी। फिलहाल आप समझो कि क्या कब कब डिफरेंसेस आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली इंटरेस्ट आपको हर महीने मिलता है बैंक से सेविंग अकाउंट में, तो वो सेविंग अकाउंट में आपने इंटरेस्ट कमा लिया, लेकिन क्या वो अपने बिजनेस में रिकॉर्ड किया? नहीं। तो वो भी डिफरेंस आएगा। फिर डायरेक्ट कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, बैंक ने हमारे बिहाफ पे डायरेक्ट कलेक्ट करिया, डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, रेंट हो सकता है, तो उसकी एंट्री हमने बिजनेस में पास नहीं की। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, हम जब एसआईपी करते हैं तो डायरेक्टली महीने पे हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम में हर महीने प्रीमियम कटता है, एनुअल प्रीमियम कटता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने जाती है, टेलीफोन बिल हर महीने जाता है, लोन की इंस्टॉलमेंट्स मंथली, सेमी एनुअली, एनुअली कैसे भी होगा उस हिसाब से आपका बैंक में से बैलेंस पेमेंट कटेगा। वैसे ही आपका बैंक चार्जेस, अगर डिसऑनर हो गया तो बैंक चार्जेस लेगी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक, डिसऑनर ऑफ चेक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो जब भी ये कि क्या है ये आपको आगे एग्जाम्पल में समझेगा, बट आप एग्जाम्पल समझ लो कि हाँ इन केसेस की वजह से आपका जो बैंक बैलेंस है और आपका जो बुक्स का बैलेंस है उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। इसकी वजह से आपको कई बार एरर्स पता चलते हैं कि हाँ मैंने ये ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड किया था या क्रेडिट कर दिया, डेबिट करना चाहिए था, वो सब भी आपको बीआरएस से पता चलता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, आप बैंक बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हो या आपके एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, दोनों तरह से स्टार्ट करते हो। तो अगर आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एड और लेस करके पासबुक पे आना होगा, और अगर आप पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो एड और लेस करके आपको कैश बुक पे आना होगा, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को क्या ध्यान दे रही है इज कि अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट है ना तो उसको हमेशा ऐसे ब्रैकेट में दिखाओ जिससे पता चलता है वो नेगेटिव बैलेंस है। अम, ये अभी के लिए रख देती साइड में। हाँ, इसका फॉर्मेट देख लो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट बनती है, पूरे साल का नहीं बनता है, ठीक है। एज ऑन डेट, आज के दिन पे मेरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैं बना रही हूँ, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये आप स्टूडेंट्स मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, रीड, ठीक है, रीड। आगे बढ़ते हैं। अप्लाई, ये अगर आपने पहली बार रीड किया ना तो आप पागल हो जाओगे क्योंकि आपको समझेगा ही नहीं, ठीक है। तो रीड, अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद। पहली बार रीड करने का मतलब टेक्स्ट बुक रीड करके वीडियो देखने मजा, आप पहले पूरा वीडियो देख लो, ध्यान से देखो, भगा भगा के मत देखो, नॉर्मल स्पीड पे देखो। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से प्ले करके देखो, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक रीड करना ही है। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट बुक आफ्टर वॉचिंग वीडियो, ठीक है। ये भी आप एक बार रीड करना है आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। When extract of cash book passbook is given for a common period, ये भी आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। कैश बुक कॉलम ओनली, हाँ ये हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है बिजनेसमैन का कैश बुक, ठीक है। तो अभी आप देखो डेट वाइज चलते हैं, ठीक है। तो 5 अप्रैल और 5 अप्रैल मैंने सैलरीज पे किया, मुझे आनंद ने पे किया, ठीक है। तो दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। तो बैंक में क्या होगा? रिवर्ट। बैंक में क्रेडिट क्या होना चाहिए? 5,200 और डेबिट क्या होना चाहिए? 4,500, ठीक है। देखते हैं क्विकली, देख रहे हो आप यहाँ पे पेमेंट में आ रहे हैं और यहाँ पे आनंद का 5,200, ठीक है। चलो वो हो गया, मैं कैंसिल करते जाऊंगी ट्रांजैक्शंस को जहाँ पे भी करेक्ट होगा। तो आनंद का मुझे मिल गया, सैलरीज का मुझे मिल गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं, ये बाद में देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रामलाल ब्रदर्स 6,000, तो ये ऑलरेडी टिक किया है तो ठीक है, ये भी है और कैश भी है और रमन एंड कंपनी इस इसी में आपको चेक करना है। बट मोहन दीपक का जो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है और अतुल एंड सन्स को जो मैंने पे किया है वो बैंक में नहीं दिख रहा है, वो बैंक में दिख नहीं रहा है। देखो अतुल एंड सन नहीं दिख रहा है, फिर मोहन का भी नहीं दिख रहा है और दीपक का भी नहीं दिख रहा है। तो आपको 3 तरह मिले, एक मोहन, एक दीपक और एक डिविडेंड में मिला है, एंड देन
अतुल एंड सन्स का इंश्योरेंस प्रीमियम एंड बैंक चार्जेस। तो ये सब आपको डिफरेंसेस फाइंड करना है जो कॉमन नहीं है दोनों में, क्योंकि उनकी वजह से ही तो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना बैलेंस में। तो ये एकदम छोटा सा एक्सरसाइज था। व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, ठीक है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर आप कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका एंड होना चाहिए पासबुक के बैलेंस से, ठीक है। ये उन्होंने ऐड और लेस किया है। इसका मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो अगर मैं कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे उसमें वो सारे बैलेंसेस ऐड करने होंगे जो बैंक ने मेरे बिहाफ पे कलेक्ट किया है, और वो सारे एक्सपेंसेस लेस करने होंगे जो बैंक ने मेरे बिहाफ पे किया है, ठीक है। तो अगर डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने, दैट इज अपियरिंग ओनली इन पासबुक, इसका क्या मतलब है, मैंने अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया अपने बुक्स में, तो आप कर लो, तो हम लोग 2000 को ऐड कर देंगे। सिमिलरली चेक इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अतुल एंड सन्स, मैंने मेरे बिजनेस से पैसे माइनस कर दिए हैं लेकिन वो बैंक ने अभी तक प्रोसेस नहीं किया है क्योंकि उस अतुल एंड सन्स ने क्लेम ही नहीं किया बैलेंस को। तो अब पैसे गए ही नहीं कहीं तो वापस से ऐड कर लो। जब पैसे गए नहीं तो क्योंकि आपको बैलेंस मैच करना है ना, तो पैसे गए नहीं तो बैलेंस मैंने ऐड कर दिया। और इट सिमिलर लाइन, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बट नॉट येट कलेक्टेड, ठीक है। मोहन एंड दीपक, तो उन लोग का बैलेंस को हम लोग को लेस करना होगा। क्यों? क्योंकि हमने बैंक में अभी तक डिपॉजिट कर दिया, हमने अपने बिजनेस में दिखा दिया कि इन दोनों ने हमें पैसे दे दिए, लेकिन बैंक में अभी तक पैसे नहीं आए हैं। तो जब पैसे ही नहीं आए हैं तो मुझे लेस नहीं करना चाहिए अपने कैश बुक के बैलेंस से, क्योंकि पैसे नहीं आए। सिमिलरली इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक, बैंक ने पेमेंट कर दिया मेरे बिहाफ पे, तो अब उसको जाके मुझे क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए 6500। बैंक चार्जेस अपीयरिंग इन पासबुक ओनली, तो मैं अब रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपने बिजनेस में बैंक चार्जेस, लेस कर दो 800। तो ये सब ऐड और लेस करने के बाद मुझे बैलेंस मिल रहा है, ये 20 बैलेंस मिल रहा है 5780, विच इज माई पासबुक का बैलेंस। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, 5780, ठीक है। मुझे आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, हाँ, कि मैं ओपनिंग बैलेंस ले या क्लोजिंग बैलेंस ले, तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज मैच क्लोजिंग बैलेंस। तो 22,380 से स्टार्ट करेंगे और हमें 22,380 से जाना है 5780 पे, जो हमारे पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। अब ऐसे ही इन्होंने दूसरे वे में किया है कि अगर पासबुक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे कैश बुक के बैलेंस पे आना है, तो पासबुक में मेरा 5780, मुझे इतना सारे ऐड करने होंगे ताकि मेरा बैलेंस मैच हो जाए 22,380। अब देखते हैं पासबुक, ठीक है, 5780। अब आपको रिवर्स सोचना होगा, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरे पासबुक का बैलेंस बढ़ाएगी, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, ठीक है। तो बैंक के आपको कैश में जाने, तो कैश में जाने के लिए आपको बैंक में वो सारी चीजें ऐड करनी होगी, बैंक के पासबुक के बैलेंस में वो सारी चीजें ऐड करनी होगी जो मेरे कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड की है। तो बैंक बैलेंस मेरा इतना से बढ़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे चेक मिल गया और बैंक में मैंने डिपॉजिट कर दिया है, अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ है। सिमिलरली इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक अपीयर्स इन पासबुक ओनली, तो इसका मतलब वो मेरे ही पासबुक में ही अपीयर हो रहा है, तो मुझे उसको ऐड करना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं अगर लेस करूंगी तो कैश बुक में बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, ये मेरे ही बुक में है, अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मैं उसको जो लेस किया था वो मुझे अभी इसको ऐड करना होगा। सिमिलरली चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अतुल एंड सन्स, तो बैंक से तो पैसे कटे नहीं है ना अभी तक, चेक इशू हो गया है, ठीक है। आप एकदम अच्छे से समझो, अब यहाँ पे आप रोल निभा रहे हो पासबुक से कैश बुक आने का, ठीक है, तो आपको कैश बुक को इम्पोर्टेंस देना है। तो मैंने कैश बुक में क्या किया होगा, चेक इशू कर दिया तो मैंने बैलेंस कम दिखा दिया है, तो ठीक है, कम दिखाया तो पासबुक से बैलेंस कम दिखाना होगा, तो लेस करेंगे। सिमिलरली डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, एक ऐसा इनकम जो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो पासबुक तुम कौन होते हो रिकॉर्ड करने वाली, ऐसा हो जाएगा। तो तुम कौन होते हो रिकॉर्ड करने वाली, तो पासबुक नाराज हो जाएगा, तो पासबुक क्या करेगा, लेस कर देगा।
तो ये सब ऐड और लेस करने के बाद आपको मिल जाएगा बैलेंस 22,380। हम और सम्स करेंगे, डोंट वरी। जब मैंने भी, मुझे अच्छे से याद है, बीआरएस स्टार्ट किया था तो इतना इजी नहीं है इसको समझना। इतना जब आपको समझ में नहीं आता कि किसके पर्सपेक्टिव से सोचूं, ठीक है। हाँ, वो हम लोग ने जो एग्जाम्पल देखा वो क्या था, दोनों सेम मंथ के थे, ठीक है। नाउ आपको दोनों डिफरेंट पीरियड्स का मिल रहा है, तो इन द बुक्स ऑफ कैश बुक ओनली, ठीक है। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कॉमन आइटम्स और अनकॉमन आइटम्स का बैलेंस आपको ऐड और लेस करना होगा, ठीक है। तो क्विकली देख लेते हैं, इन्होंने ऑलरेडी टिक किया है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इन अनकॉमन आइटम फाइंड आउट करने के लिए। अब ओपनिंग बैलेंस आपको इग्नोर करना है, आपको बैलेंस देखना है क्लोजिंग का 81,000 और बैंक में क्या है बैलेंस कैरी डाउन, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं। एक मिनट, ये जैन का है, जैन का क्लोजिंग बैलेंस है 81,000 और आपको जो पासबुक दिया है वो दिया है फेब का। जो फेब का ओपनिंग बैलेंस है वही जैन का क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो यही ओपनिंग है और यही क्लोजिंग है, क्योंकि यही ब्रॉट डाउन होता है ना अगले महीने। लेकिन अब आपको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कई बार एग्जाम में नहीं दिया होता है कि आपको कैश बुक से पासबुक पे जाना है या पासबुक से कैश बुक पे आना है, ओपन छोड़ देते, लेकिन कई बार एग्जाम में स्पेसिफाई कर देते हैं कि पासबुक का बैलेंस है, आपको पासबुक से कैश बुक पे जाना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और कुछ नहीं। ट्रिकी है बट कोई बात नहीं, हम कर लेंगे सॉल्व से। On comparing the cash book balance with passbook, it can be noted that items appearing in both are given the tick mark. This will create a difference in the balance or two. ठीक है। अब my dear students, एक बहुत important कैच है यहाँ पे। वो क्या है, जब सेम मंथ का सेम कॉमन पीरियड के लिए आपको कैश बुक और पासबुक दिया होता है तो आप अनकॉमन आइटम्स कंसिडर करते हो और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक कंसिडर करते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, राइट। मैं आपको बताती हूँ। ये देखो ओपनिंग बैलेंस मैच कर रहा है 50-60, आप कंसिडर नहीं, आप उसको देखते हो, ठीक है। आप फाइंड आउट स्ट्राइक आउट करते हो, कंसिडर नहीं, सॉरी, आप उसको स्ट्राइक आउट करते हो। लेकिन जब डिफरेंट दिया होता है ना तो आप अनकॉमन नहीं देखते हो, आप देखते हो कॉमन, क्योंकि वो जो कॉमन है ना वही तो डिफरेंस लाएगा। तो आपके यहाँ पे कॉमन आइटम्स है, आप वही कंसिडर करोगे, ठीक है, उन्हें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे देखो संगीता और यहाँ पे संगीता, कॉमन आइटम 75,000। सिमिलरली अब इसका मैं रीजन बताती हूँ, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। देखो जैम में रिकॉर्डेड संगीता से मुझे पेमेंट आने वाला था, लेकिन आया कब, फेब में आया मुझे, एक महीने बाद। सिमिलरली श्रुति से मुझे 24,000 बिजनेस में जैम में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन एक्चुअली पैसे कब आए, फेब में। लॉजिक बहुत सिंपल है अगर आप लॉजिक वाइज देख रहे हो, क्योंकि मुझे लॉजिक आपको समझाना है। तो मतलब जैन में जो ट्रांजैक्शन मैंने मेरे बिजनेस में रिकॉर्ड किया था वो जैन के नहीं थे, वो एक्चुअली पेमेंट या रिसीट अगले महीने हुए हैं। तो सिमिलरली बैंक बैलेंस एज पर कैश, ठीक है, 81,000 क्लोजिंग बैलेंस से कंसिडर करना आपको, ओपनिंग बैलेंस नहीं, तो 81,000, ठीक है। अब चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। देखो संगीता से मैंने मेरे बिजनेस में रिकॉर्ड कर दिया कि संगीता से मुझे 75,000 आए और श्रुति से मुझे 24,000 आए, बट क्या एक्चुअली जैन में आए थे, नहीं, वो आए फेब्रुअरी में। तो जो ये फेब्रुअरी में मेरा पेमेंट आया है, मैंने चेक कर दिया बैंक में डिपॉजिट, बैंक ने कलेक्ट किया कब, फेब्रुअरी में, ठीक है। तो चेक इशूड थे बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू थे बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मेरा जो कैश का बैलेंस है, मेरा जो कैश का बैलेंस है उससे मुझे पासबुक के बैलेंस में जाना है, ठीक है, पासबुक के बैलेंस में जाना है। तो मैंने मेरे बिजनेस में 81,000 75,000 जो है, 75,000 और 24,000 है वो रिकॉर्ड कर लिया था, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो मेरे को उसको लेस करना होगा 75 24, ठीक है। लेकिन सिमिलरली मैंने यहाँ पे हेमंत, प्रवीण और विद्या को पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया था कि मैंने उनको पे कर दिया है, लेकिन फाइनली मेरे बैंक से पैसे कब कटे उनके खाते में,
वो कटे फेब्रुअरी में। तो जो मैंने लेस किया था वो मैं अब ऐड कर दूंगी। तो मैंने हेमंत का, प्रवीण का और विद्या का बैलेंस ऐड कर दिया। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस इक्वल टू मुझे बैलेंस मिल गया 38,400, जो कि है मेरा ओपनिंग बैलेंस। मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि आपको एग्जाम में दोनों बैलेंसेस नहीं भी होते हैं। जैसे ये तो वो काफी इजी था, आपको पता था आंसर ये आया तो मतलब मैंने करेक्ट किया है। लेकिन जैसे ये सब है, तो यहाँ पे इन्होंने कैश बुक का बैलेंस किया है, पासबुक का क्या बैलेंस है वो आपको बताया नहीं है, तो आपको खुद को सॉल्व करके पता करना होगा। ऐसे सम्स डिफिकल्ट होते हैं बट उतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें समझना है लॉजिक। ठीक है, अब देखते हैं। कैश बुक में 57,400 है। ठीक है, तो हम 57,400 से स्टार्ट करेंगे। चेक ऑफ 6350 डिपॉजिट इन योर बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, तो मैंने मेरे बुक्स में पैसा आया है ऐसा रिकॉर्ड कर लिया, बट बैंक में आया कि एक्चुअली नहीं। तो जो मैंने ऐड किया था वो मेरे को अब लेस करना होगा। तो मैं लेस करूंगी, इसको मैं माइनस करने से आगे। ठीक है, बैंक पेड आर इलेक्ट्रिसिटी बिल 9700 विच वाज नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, नहीं रिकॉर्डेड को अब रिकॉर्ड कर लेंगे, तो अब हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, एक्सपेंस। Check issued to our supplier 15,100 was not presented for payment up to 31st March. ठीक है, तो हमने पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन क्या वो बैंक से पैसे कटे? नहीं। तो कोई बात नहीं, हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि पैसे तो कटे ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8800 was collected by bank but was not recorded in cash book. कोई बात नहीं, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो इनका मैं तो ऐड कर लेंगे। बैंक चार्जेस 6,650 was debited in पासबुक। ओ, ये भी हमारा एक्सपेंस है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर तन्मय आर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 12,000 इन बैंक अकाउंट व्हिच वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 चीजें ऐड हो रही है, 2 चीजें लेस हो रही है। अब देखते हैं, हम अपना सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे आप देखो, चेक 4 चीजें ऐड हो रही थी, राइट, और 2-3 चीजें लेस होती है। मैं क्विकली देख लेती हूँ क्या एरर हो गया है। ओह माय बैड, सॉरी, मैंने बोलते वक्त माइनस बोला था बट यहाँ पे ऐड कर दिया। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। जोश जोश में मैंने प्लस प्लस बोल दिया। ओके, हाँ, तो अभी 3 चीजें लेस हो रही है और 3 चीजें ऐड हो रही है। स्टूडेंट्स ध्यान से करना, मैम से गलती होगी इसका मतलब ये नहीं कि आप भी करो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट सम, जो कि इसमें आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया है 14,000 रुपीज। तो ये तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, now two checks of rupees 8,900 and 10,700 were issued on 25th June. हमें 30th जून तक बनाना है। ठीक है, BRS as on 30th June 2019. Out of which only one check of 8,900 was presented for payment before 30th June 2019. ध्यान से सुनते हैं। मेरे कैश में जो भी बैलेंस होगा एक्स है, ठीक है, उसमें से मैंने ये दोनों को लेस किया होगा, -8,900 और -10,700, और 30 जून तक एक्चुअली 8,900 लेस हो गए मेरे बैंक अकाउंट से। तो ये तो मैंने करेक्टली लेस किया था, बट ये मैंने इनकरेक्टली लेस किया था, तो मेरे को मेरे कैश बैलेंस में 10,700 ऐड करना होगा। तो कैश में देखो, कैश का जो भी मेरा बैलेंस है XX प्लस 10,700 इज इक्वल टू पासबुक का बैलेंस होगा। ठीक है, तो अभी पासबुक का बैलेंस, कैश का बैलेंस तो हमें पता नहीं है, वो फाइंड आउट करना है, तो पासबुक का बैलेंस माइनस 10,700 करना होगा। तो इसका मतलब मुझे पासबुक के बैलेंस से इसको क्या करना है, लेस करना है। देख लेते हैं हम लोग नीचे जाके, इन्होंने 10,700 लेस किया है। ठीक है, अब check of 16,400 was deposited but only one check of 6,400 was cleared. ठीक है, तो इसका मतलब मेरे कैश का XX बैलेंस है, उसमें मैंने 16,400 रुपीज ऐड कर दिया, बट एक्चुअली मेरे पास सिर्फ 6,400 रुपीज आया। आपको नहीं लगता मुझे मेरे कैश में से लेस करना चाहिए कितने, 10,000 रुपए? तो कैश से 10,000 लेस करना मतलब बैंक पासबुक मुझे 10,000 ऐड करना होगा। ठीक है, देख लेते हैं, चुपके 10,000 रुपए ऐड कर दिया, या मैथमेटिकल इक्वेशन बना लूंगा।
Now, cash of 5,500 withdrawn from bank for personal use was not recorded in the cash book. तो ठीक है, अब मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. तो कैश बुक, कैश बैलेंस माइनस 5,500 इज इक्वल्स को बैंक का बैलेंस, पासबुक बैलेंस. ठीक है, पासबुक. तो यहाँ पे मैं लेस करे तो अब मेरे को ऐड करना होगा. तो 5,500 ऐड कर दूंगी. 350 बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू मिस्टर अनुराग अकाउंट. क्या ओनर अनुराग है? हाँ जी, अनुराग ओनर है. इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो वापस मैं लेस करूँ तो बैंक में ऐड कर दूंगी. 350 रुपीज ऐड कर दिया. There was a debited passbook of 7,500 in respect of a check dishonored on 30th June 2019. इसको स्टार मार्क कर दो 1 मिनट के लिए. मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूंगी कि इजी है. 425 was credited in passbook only. तो सिर्फ पासबुक में ऐड हुआ है. तो मेरे कैश का जो बैलेंस है उसको मेरे को 425 से बढ़ाना होगा. तो अब मेरे को यहाँ पे लेस करना होगा. तो 425 मेरे को यहाँ पे लेस करना होगा. ठीक है, अब देखते हैं कितने जा रहा है. हाँ, there was a debit in passbook of 7,500 in respect of check dishonored. ठीक है, तो अभी देखो पासबुक मैंने यहाँ पे अपने कैश बुक में अब डिसऑनर और डेबिट हो रहा है. मतलब इसका मतलब क्या है कि आपने चेक इशू किया है. मैंने आपको बताया था ना, बैलेंस कम होता है तो डेबिट होता है. तो आपने चेक इशू किया है तो मैंने लेस किया होगा 7,500. मैंने किसी सप्लायर को पेमेंट किया है तो दैट इक्वल्स टू पीबी. तो अब मेरे को उसको ऐड करना होगा कैश बैलेंस जानने के लिए. एज सिंपल एज दैट. 7,500 चेक के सोनर, ये आप ऐड और लेस करो, आपको बैलेंस एज पर कैश बुक मिल जाएगा 26,225. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज गिवन. ठीक है, 36,280. ओवरड्राफ्ट मतलब कुछ नहीं होता, नेगेटिव बैलेंस होता है. आप ऐसा ब्रैकेट में एग्जाम में लिखना ताकि आपको कंफ्यूजन ना. ठीक है, आपको यहाँ पे कैश बुक के बैलेंस दिया है, आपको पासबुक के बैलेंस में जाना है. ओके, ना देखो. An amount of 18,700 was directly deposited, paid into bank by our customer Manish was not recorded in cash book. अब हम लोग सोचते हैं क्या हुआ है. तो कैश बुक का बैलेंस आइडियली इक्वल्स टू होना चाहिए पासबुक का बैलेंस. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, पासबुक प्लस हो गया है और 18,700. तो इसका मतलब क्या करना चाहिए आपको, अगर कैश बुक के बैलेंस से पासबुक पे जाना है तो पासबुक का बैलेंस नहीं पता है तो हम लोगों को कैश बुक के बैलेंस से क्या करना होगा, इसको लेस करना होगा 18,700 को. ठीक है, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 18,700 लेस किया है. नेक्स्ट देखते हैं. Check of 18,900 deposited in the bank was collected and credited by the bank, but was entered in the cash book as 19,800. तो बहुत गलत हो गया. तो 19,800 माइनस 18,900 क्या डिफरेंस आ रहा है, 100, 900. तो 900 रुपये हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिए. तो हम लोग देखते हैं. डिपॉजिट किया, क्लियर हो गया, वहां पे कोई इश्यू नहीं. लेकिन 900 रुपये एक्स्ट्रा हम लोगों ने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है. ठीक है, तो कैश बुक में क्या हुआ है, प्लस 900 इक्वल्स टू पासबुक हो गया है. ठीक है, कैश बुक का बैलेंस होना चाहिए था पासबुक के बैलेंस, लेकिन हम लोग ने 900 ऐड कर दिया है तो हम लोग को पासबुक के बैलेंस से 900 रुपये लेस करना होगा. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अननोन फिगर क्या है, पासबुक. तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि पासबुक का बैलेंस इक्वल्स टू कैश का बैलेंस प्लस 900 रुपये. तो हम लोगों को 900 रुपये को ऐड करना होगा. ठीक है, कुछ नहीं, आप एकदम मैथमेटिक्स करो. यहाँ पे चेक इशूड फॉर सैलरी टू स्टाफ 25,000 एंड वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ओनली ऑन 4th August. हम लोग एज ऑन 31st जुलाई बना रहे हैं तो उस दिन तक तो चेक इशू नहीं हुआ. तो मैंने मेरे कैश बुक के बैलेंस से माइनस 25,000 कर दिया इज इक्वल्स टू पासबुक का बैलेंस. तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे माइनस 25,000 करना होगा. ठीक है, नाउ check of 20,000 withdrawn from ATM for office use not recorded in cash book. तो कैश बुक बैलेंस इक्वल्स टू पासबुक बैलेंस. ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया है, हमने 20,000 विड्रॉ किया है. तो मेरे बैंक से बैंक में 20,000 कम दिख रहे होंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा 20,000. सिंपल. नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट बाय 100. देखो
कैश बुक बैलेंस इक्वल्स टू पासबुक बैलेंस। हमने कैश में 100 रुपए एक्स्ट्रा दिखा दिए, तो अगर 100 रुपए एक्स्ट्रा दिखा दिए तो हम लोग को ऐड करना होगा, सिंपल। तो 100 रुपीज को ऐड कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं, आपको पासबुक बैलेंस इक्वल्स टू कैश बुक बैलेंस प्लस या माइनस जो भी फिगर आ रहा है ना, वो आपको वही करना है, ठीक है। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड आर ऑफिस रेंट 19,500 को कैश बुक बैलेंस इक्वल्स टू पासबुक बैलेंस, बैंक ने पे किया तो 19,500। तो पासबुक बैलेंस अननोन फिगर है, इसको इधर आना है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 19,500 करना होगा, सिंपल। नेक्स्ट, कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक 3,750 ऑन बिहाफ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, ठीक है। तो कैश बुक बैलेंस इक्वल्स टू पासबुक बैलेंस प्लस बैंक ने कलेक्ट किया है 3,750, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो कैश बुक माइनस 3,750 इक्वल्स टू पासबुक बैलेंस। तो हम लोग ने ये सब ऐड और लेस कर लिया, तो फाइनली आपको मिल गया आपका बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये ऑल्टरनेट मेथड छोड़ो, आपको ये कंसिडर नहीं करना, प्लस आइटम माइनस आइटम नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, आपको पासबुक बैलेंस दिया है, ठीक है। आप अपना मैथमेटिकल इक्वेशन लगाओ, कुछ नहीं को सोचना है आपको कि ऐसा हो सकता है, कुछ नहीं, बस इक्वल्स टू करने जाने का। बैंक का पासबुक का बैलेंस दिया है ओवरड्राफ्ट 53,970, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है 53,970, ब्रैकेट्स में लिखो इज माय एडवाइस, तो आपको पता चलेगा ये ओवरड्राफ्ट है। नाउ बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड मिस्टर भुवनेश्वर्स अकाउंट विद, क्रेडिट किया मतलब एड ऑन कर दिए पैसे, तो कैश बुक बैलेंस इक्वल्स टू पासबुक बैलेंस प्लस 17,070। तो मुझे बैंक के पासबुक बैलेंस से कैश बुक पर जाना है, तो ये अननोन फिगर है, तो मेरे को ऐड करना होगा 17,070, ऐड कर दिया। नाउ बैंक पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन टू चेंबर ऑफ कॉमर्स 6,000 on Mr. Bhubaneswar's standing order which is not recorded in cash, ठीक है। तो बैंक ने पे किया, कैश बुक बैलेंस इक्वल्स टू पासबुक बैलेंस माइनस 6,000, तो लेस करना होगा 6,000, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेमेंट साइड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट 350 रुपीज, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको मैथमेटिकल इक्वेशन में समझा रही हूँ, तो ध्यान से समझो, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप्स है, ठीक है। हम कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो पेमेंट्स और रिसीट साइड होता है, हमने देखा था चैप्टर नंबर 5 में, पेमेंट्स और रिसीट, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन क्या है, कैश बैलेंस इक्वल्स टू पासबुक का बैलेंस, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन है। तो जब भी मैं पेमेंट साइड को अंडर कास्ट कर रही हूँ, मतलब पेमेंट्स कम दिखा रही हूँ, तो वो तो मेरे लिए बेनिफिट होगा, तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ के दिख रहा होगा। लेकिन मैं रिसीट को कम दिखा रही हूँ, तो मेरा कैश बैलेंस कम दिख रहा होगा। सिमिलरली ओवरकास्ट में क्या होता है, जब मैं पेमेंट को ज्यादा दिखा रही हूँ तो मेरा कैश बैलेंस कम दिख रहा होगा, और अगर मैं रिसीट को ज्यादा दिखा रही हूँ तो मेरा कैश बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो, अंडरकास्ट ओवरकास्ट। क्विकली आगे देखते हैं, हमारे सब में क्या दिए, पेमेंट साइड मतलब मैंने पेमेंट कम दिखाया है तो मेरा कैश का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, तो कैश बैलेंस प्लस 350 दिख रहा होगा, पासबुक का बैलेंस तो कुछ नहीं, अब 350 लेस कर दो, वही यहाँ पे इन्होंने क्या 350 लेस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक ₹1530, तो कैश बुक इक्वल्स टू पासबुक माइनस 1530, तो माइनस कर देंगे 1530, वही इन्होंने किया है 1530 लेस किया है। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट ऑफ 23,000 ऑन 31 अक्टूबर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, तो मेरे जो कैश का जो बैलेंस है प्लस 23,000 दिख रहा है इक्वल्स टू बैंक का पासबुक, तो अब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या करना होगा, माइनस करना है मुझे। फिर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब मैंने कैश बुक से लेस कर दिया है 40K इक्वल्स टू पासबुक, तो अब मेरे को कैश बुक अननोन है, मतलब यहाँ तक पहुंचना है, ये मेरा जर्नी का एंड पॉइंट है, तो फिर आप पासबुक में ऐड कर देंगे 40K, मैंने 40K ऐड कर दिया, तो इससे आप ऐड और लेस करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपको एक ही इक्वेशन यूज करना है, कैश बुक इक्वल्स टू पासबुक, ये वाला इक्वेशन यूज करना है बस, और कुछ भी आने दो, ऐड और लेस, आपको बस सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे मुझे पहुंचना है तो मेरे को इक्वल्स टू हमेशा यही रखना होगा, यहाँ पे जो भी फिगर होगा उसको मैं अपोजिट लेके जाऊंगी,
और जो मेरा उधर जाने के बाद साइन हो रहा है प्लस और माइनस, वही मेरे को यहाँ पे करना है। वेरी सिंपल। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, जो कि है अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹4,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड, ठीक है, ऑन 30th मार्च। इंटीमेशन ऑफ द सेम वाज रिसीव्ड ऑन 5th April। अब समझते क्या हुआ है। आपका जो पासबुक बैलेंस है ना, उसमें से बैंक ने ऑटोमेटिकली 4,000 रुपए काट लिए। क्यों? क्योंकि वो जो डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज था वो डिसऑनर हो गया। अब बैंक को पैसे मिले नहीं 30th मार्च को, तो इसकी वजह से बैंक के पासबुक से ऑलरेडी उन्होंने 4,000 रुपए कट कर दिए। बट आपके कैश बुक में आपने ये 4,000 डिडक्टेड जो है वो लेस नहीं किया है, लेस नहीं किया है। तो इसका मतलब आप लोगों को अगर बैंक के पासबुक का 4,000 लेस हुआ है और वहां से आपको कैश बुक में जाना है, तो आपको 4,000 जो लेस हुआ है वो ऐड करना होगा, क्योंकि वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो इसलिए पासबुक प्लस 4,000 होगा इक्वल्स टू कैश बुक बैलेंस, क्योंकि कैश बुक को तो मालूम ही नहीं कि 4,000 लेस हुआ है। तो पासबुक बैलेंस प्लस 4,000, ठीक है। हम देखो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 820 अपीयर ट्वाइस इन द कैश बुक। अब देखो क्या हुआ है। बैंक पासबुक में एक प्लस 820 हुआ, कैश बुक में भी हमने 820 रिकॉर्ड किया, लेकिन और एक बार रिकॉर्ड कर दिया। तो अगर मेरे को LHS इक्वल्स टू RHS करना है तो यहाँ पे भी 820 ऐड करना होगा, ठीक है। कौन सही है कौन गलत है हम वो देख नहीं रहे, हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि हमें दोनों को बैलेंस को इक्वल करना है ट्रांजैक्शन वाइज। तो हम 820 को भी ऐड करेंगे और 4,000 को भी ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट बाय 200 रुपीज, ठीक है। पासबुक है और उसका डेबिट साइड मतलब हमने लाइबिलिटी में उन्होंने लाइबिलिटी ज्यादा दिखा दी है, तो पासबुक की जो बैलेंस है उसमें से ज्यादा उन्होंने 200 लेस कर दिया है, जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो आइडियल अगर मेरे को LHS इक्वल्स टू RHS करना है तो मेरे को 200 को क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, 200 को ऐड करना चाहिए, ठीक है। नाउ check received from Akash 450 deposited into bank for collection was not yet collected। तो देखो, the entry was recorded in the cash column। ओके, तो कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड कर लिया 4250, लेकिन बैंक पासबुक में अब तक नहीं हुआ है, तो अब रिकॉर्ड कर लो। तो ऐड करेंगे 4250। हाँ, देखो इन्होंने क्या गड़बड़ की है। यहाँ पे इनको लिखना था द एंट्री वॉज नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डेड लिख दिया और वही यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गए। विल नॉट अपीयर इन द BRS बिकॉज डिफरेंस नहीं हो रहा, क्योंकि एनीवेज इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड डज नॉट अपीयर इन पासबुक। तो यहाँ पे नॉट ऐड कर दो स्टूडेंट्स, नॉट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, हमारा पहला लॉजिक करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है और पासबुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है, तो ये एंट्री होगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अ बिल्स पेएबल अमाउंटिंग टू 8,700 पेड बाय बैंक हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो CB इक्वल्स टू पासबुक माइनस 8700। क्यों माइनस कर रहे हो, आपको कैश बुक बैलेंस से मीट करना है तो इसको आपको ऐड करना होगा। तो क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस होगा पासबुक का बैलेंस प्लस 8,700। तो 8,700 हमको इन शॉर्ट ऐड करना है। मूविंग अहेड विद Mr. Aditya, our customer directly deposited 70,000 in our account through NEFT। तो अभी बैलेंस मेरा पासबुक का बढ़ गया, लेकिन क्या कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो माइनस करना होगा 17,000 रुपए, और वही इन्होंने यहाँ पे किया है। With this, we have completed with question number 7. Now let us quickly move ahead with the next question. तो अब क्विकली इलास्ट्रेशन नंबर 8 देख लेते हैं। Cash book of Pankaj showed a credit balance of 32,490 in the bank column on 30th September 2018. Prepare bank reconciliation statement as on 30th September 2018, ठीक है। 3 checks of 8,200, 11,360 and 16,440 were deposited into bank, but only a check of 11,360 was credited by bank before 30th September. So 360 360 लेस कर देंगे। रेशो इनका है 8,200 और 16,440। तो कैश बुक बैलेंस प्लस 8,200
प्लस 16,440 इतना हम लोग ने एक्स्ट्रा दिखाया है पासबुक बैलेंस। तो कुछ नहीं, हमें पासबुक बैलेंस ही फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन्होंने टोटल करके 24,640 ऐड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट इन कैश बिफोर, हमने इशू कर दिया, मतलब हमने लेस कर दिया है 93,000 इक्वल्स टू पासबुक बैलेंस। तो कुछ नहीं, अब लेस कर दो, जो स्टेटमेंट है वही करेंगे हम लोग। लेस किया है यहाँ पे 93,000। बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेकबुक 250 एंड SMS अलर्ट 170 was debited in passbook. तो कैश बुक इक्वल्स टू पासबुक माइनस 250 माइनस 170, तो इन दोनों को ऐड करना होगा अभी आपको, तो आपने कर दिया ऐड। नेक्स्ट, मिस्टर श्रेयांश ट्रांसफर्ड 1,23,200 through NEFT but was wrongly debited as 12,320 in our cash book. तो ठीक है, 1,23,200 होना चाहिए था लेस, लेकिन हुआ कितना लेस, -12,320। तो इन दोनों का जो डेफिसिट है वो अब हम लोगों को लेस करना होगा कैश बुक बैलेंस से, तो 1,10,880। रिसीट साइड ऑफ पासबुक वाज अंडरकास्ट बाय 1,000। तो मेरा जो कैश बुक बैलेंस इक्वल्स टू पासबुक बैलेंस 1,000 रुपए से मेरा कम दिखा रही हूँ मैं, तो कोई बात नहीं, ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दिया 1,000। डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक 12,500 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। तो कैश बुक बैलेंस इक्वल्स टू पासबुक बैलेंस प्लस 12,500, तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग लेस कर लेंगे। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आप ये लॉजिक से चलोगे ना तो आपको सारे आंसर आ जाएंगे धीरे धीरे। नाइन्थ इलास्ट्रेशन देख लेते क्विकली। तो इलास्ट्रेशन 9 जो है देख लेते हैं। On 31st March 2018, bank passbook of Mr. Ravi showed a credit balance of 60,700. Prepare bank reconciliation statement with the following information. ठीक है, LHS equals to RHS. तो हमारा पहले क्या दिया हम लोगों को, बैंक का पासबुक, तो पासबुक का बैलेंस इक्वल्स टू कैश बुक का बैलेंस, ये हमारा मोटो है। हम लोगों ने पहला ट्रांजैक्शन पढ़ना है। कैश इज 8,500 ड्रॉन फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट हैज बीन शोन इन करंट अकाउंट इन कैश बुक। तो हम लोग ने जो अपने पर्सनल अकाउंट, ओनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से निकाला, वो अपने बिजनेस का दिखा दिया, विच इज रॉन्ग। तो हम लोगों ने कैश बुक से लेस किया है 8,500 रुपीज। तो अगर पासबुक से लेस करना है तो मेरा RHS इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS होगा। सिंपल, मेरे को 8,500 माइनस कर दिया है 8,500, तो पासबुक से भी 8,500 लेस कर दो। चेक डिपॉजिटेड, चेक अमाउंटिंग टू, देखो यहाँ पे कैश विड्रॉन फ्रॉम सेविंग अकाउंट रॉन्गली शोन इन कैश बुक अंडर करंट अकाउंट, 8,500 लेस किया है। Check amounting to 27,000 were deposited into a bank for collection, out of which checks amounting to were only credited. Okay. तो मैंने कैश बुक में प्लस, चलो 23,000 तो हो गया, बट 4,000 का अभी भी कुछ पता नहीं है, तो 4,000 एक्स्ट्रा दिखाया है। तो पासबुक में नहीं दिखाया, तो पासबुक में 4,000 एक्स्ट्रा दिखाएंगे, तो हमें 4K ऐड करना होगा। यहाँ पे हम लोगों ने 4K ऐड किया है। मूविंग अहेड, चेक of 40,500 were issued on 25th March 2018, out of which only one check of 1,500 was presented for payment. तो 40,500 से 1,500 का ही प्रेजेंट हुआ है, तो कैश बुक में से मैंने माइनस कर दिया है एक्स्ट्रा 39,000, तो पासबुक से भी 39,000 हमें लेस करना होगा। देखो यहाँ पे 39,000 लेस कर दिया आप। Next, bills receivable of 11,700 which was discounted with the bank was dishonored on 30th March 2018. The intimation was received on 5th April. अब देखो क्या हुआ है, कैश बुक और बैंक पासबुक। अब देखो बिल्स रिसीवेबल है 11,700 का, तो डिस्काउंटेड जो हम लोग डिस्काउंट किया था बैंक से डिसऑनर हो गया, तो पासबुक से बैंक ने ऑलरेडी 11,700 रुपए लेस कर दिए। और बैंक ने जो 11,700 लेस किए हैं वो क्या कैश बुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो जो माइनस किया है वो मेरे को ऐड करना होगा, तो मेरे को 11,000 रुपीज 11,700 ऐड करना होगा मैच करने के लिए। जो भी चेंजेस है ना वो मैं पासबुक में कर सकती हूँ, कैश बुक में नहीं। मैं कैश बुक को फाइंड आउट करना है ना, उसमें भी चेंजेस करूंगी तो क्या फाइंड कर रही हूँ मैं। इंश्योरेंस प्रीमियम 14,400 पेड बाय बैंक अपीयर ट्वाइस इन द कैश बुक। अब देखो कैश बुक है माइनस 14,400 एक्स्ट्रा मैंने दिखा दिया, तो पासबुक से मेरे को माइनस करना होगा, तो पासबुक से लेस करेंगे हम लोग
14,400 रुपीज। देखो यहाँ पे लेस कर दिया। पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट बाय 300। तो पासबुक से मैंने एक्स्ट्रा पैसे पेमेंट का दिखा दिया, डेबिट साइड मतलब एक्स्ट्रा लाइबिलिटी, एक्स्ट्रा पेमेंट दिखा दिया -300। क्यों दिखाया? क्या कैश बुक में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है? नहीं, मेरे को ऐड करना होगा, तो मैं 300 रुपीज ऐड कर दूंगी। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 800 अपीयर्ड इन पासबुक ओनली। तो मेरा कैश बुक इक्वल्स टू पासबुक प्लस 800 हुआ है। क्या कैश बुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है? नहीं, तो मैंने जो ऐड किया है वो मेरे को लेस करना होगा, लेस 800 रुपीज, लेस 800। विद दिस ऐड और लेस कर दो, आपको फाइनली बैलेंस मिल जाएगा। क्विकली हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन 10। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया वहां पे। From the following particulars, prepare the bank reconciliation statement as on 31st March 2019. क्या दिया है? डेबिट बैलेंस as per cash book is 48,000. Now, check of 37,000 was deposited and collected by the bank but not recorded in the cash book. अब हमारे यहाँ पे हीरो कौन है? बैलेंस जो है एज पर पासबुक, तो हम लोग वहां पे चेंजेस नहीं कर सकते। हम लोग जो भी चेंजेस कर सकते हैं वो हमारे कैश बुक में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पासबुक में ऑलरेडी ऐड हो गया 37,000। मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया, क्यों नहीं किया? अब कर लेते हैं, तो 37,000 रुपीज ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट ऑफ 26,200 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। इसका मतलब क्या है? मैंने मेरे बिजनेस से पैसे निकाले और बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन डिपॉजिट बैंक में किया, लेकिन गलती से आपने देखा ना 2 कॉलम कैश बुक, तो उसने कैश कॉलम में डाल दिया 26,200, तो क्या गलत है? तो मेरा क्या हुआ, कैश बुक इक्वल्स टू बैंक में तो रिफ्लेक्ट होगा ना, तो ऐड हो रहा है 26,200, तो मैं अब ऐड कर देती हूँ 26,200 रुपीज। तो 37,000 हमने ऐड कर दिया, 26,200 हम लोग ने ऐड कर दिया। क्विकली देख लेते हैं आंसर। हाँ, 37 भी ऐड किया, 26,200 भी ऐड किया। ठीक है, परचेज फर्नीचर एंड पेमेंट बाय डेबिट कार्ड वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, कैश बुक इक्वल्स टू बैंक पासबुक बैलेंस -25,000 रुपीज हुआ है, तो अब हम लोग भी माइनस करेंगे, तो कैश बुक बैलेंस से लेस करना होगा 25,000 रुपीज, लेस किया है। ऑनलाइन ट्रांसफर वाज मेड टू आर क्रेडिटर अकाउंटिंग अकाउंट 26,700 टू IMPS, इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर होता है वो, for which no entry was made in the cash book. कोई बात नहीं, कैश बुक equals to बैंक पासबुक माइनस 26,700 रुपीज। तो यहाँ पे माइनस किया, तो यहाँ पे भी माइनस करो, तो 26 का 700 हम लोग लेस कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेलीफोन बिल 7,250 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो क्या लेस कर लेंगे, 7,250 और लेस करेंगे 8,250, सिंपल। इन दोनों को बैलेंस करके ऐड करके लिख दिया 15,500। आप अलग अलग भी दिखा सकते हो। चेक रिसीव फ्रॉम विनोद फॉर ₹28,600 पेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड ऑन 27 Jan, बट द एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 4 February 2019। अब देखो क्या हुआ है, अब आपका जो कैश बैलेंस है ना इक्वल्स टू बैंक पासबुक। अब वो जो चेक हमें मिला था विनोद से, हम लोग ने अपने बुक्स में 28,600 रुपए ऐड कर दिए होंगे, लेकिन वो बैंक पासबुक में तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। तो जो चीज आपके बैंक पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो आपने ऐड क्यों किया है? तो अब आप लेस करोगे 28,600 रुपीज। ठीक है, तो आपको लेस करना है 28,600, ऐड और लेस कर तो आपको बैंक का बैलेंस एज पर पासबुक मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विद रिकंसिलिएशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये बस आप रीड कर लेना स्टूडेंट्स, नॉट इम्पोर्टेंट। प्रोसीजर फॉर रिकंसिलिएशन जस्ट रीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद एक्टिविटीज। ये आपके असाइनमेंट्स में आएगा मोस्टली, मैम आपको असाइनमेंट देंगी ये पे इसके ऊपर, तो बस आप देख लेना उसको। हाँ, with this we have completed the chapter number 6 bank reconciliation statement and का has come to the exercise। इसको पूरा मैंने सॉल्व किया है और इसको टेलीग्राम पे मैं जैसे ही जिस दिन ये वीडियो एयर होगा, लाइव होगा, उस दिन मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम के लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम क्विकली देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। तो आपको पूछा गया आंसर इन 1 सेंटेंस, फिर गिव 1 वर्ड टर्म, ये सब मैंने सॉल्व कर दिया है, अग्री डिसएग्री। फिर select the most appropriate alternative and rewrite the statement।
कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स विद रीजंस। ये स्पेसिमेन आप मैम को पूछ लेना, आस्क मैम। आपकी जो भी कॉलेज की प्रोफेसर होगी ना, उनको पूछ लेना कि ऐसा कुछ आने वाला है क्या एग्जाम में, क्योंकि शी और ही इज द वन जो आपका पेपर सेटअप करेंगे। फिर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है और ये कुछ आपको क्वेश्चंस दिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, डू सॉल्व देम। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना डाउट डाल सकते हो एंड आई डेफिनेटली एड्रेस योर डाउट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो डू हिट लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो। आपके सिलेबस के कुछ 3 ही चैप्टर्स बचे हुए हैं, 7, 8, 9, 3-4 चैप्टर्स बचे हुए हैं, 7 एंड 9, 10। एंड इसके बाद मैं मैथ्स 1, मैथ्स 2 के भी लेक्चर्स लाने वाली हूँ एंड 12th स्टैंडर्ड की बुक की थी मैथ्स 1, मैथ्स 2। तो सब्सिक्वेंटली धीरे-धीरे ये सारे वीडियोस बनाएंगे और हम लोग अपलोड करने वाले हैं। So until then, students stay healthy. Looking forward to meet you all in the next video. And next video देखने से पहले do read the entire chapter number 6. Solve each and every question. तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कितना easily समझ में आ रहा है, कितने ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, एंड वो सारे डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन से, and I'll address them. So see you all in the next video with a new chapter, chapter number 7. Until then, stay tuned, stay healthy, and bye bye.